हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर, जहां चाइना और रूस पर निगाह, प्रशांत महासागर में मिसाइलें तैनात करने वाला है अमेरिका। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है प्रशांत महासागर से। साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे जहां पर यूएई का शाही परिवार तैयार कर रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच शांति का गोपनीय रास्ता। जी हां दोस्तों, कैसे पता लगा इनके गोपनीय हथियार का, बताएंगे दोस्तों आपको। साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहां भारतीय छात्रों की दशा को लेकर चीनी अधिकारियों के संपर्क में है भारतीय दूतावास। जी हां दोस्तों, क्या है भारतीय छात्रों को लेकर चीन से खबर, दोस्तों बताएंगे आपको, इससे भी अवगत कराएंगे। साथ ही चीन में जासूसी में गिरफ्तारी के 2 साल बाद शुरू हुई कनाडाई नागरिक के खिलाफ सुनवाई, इससे भी अवगत कराएंगे दोस्तों। साथ ही नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर बड़ी बात कह दी है दोस्तों, जहां पर अपने पिता नवाज शरीफ की तारीफ करते हुए मोदी जी तक बात कह दी है। बताएंगे क्या कहा उन्होंने। साथ ही बंगाल चुनाव से बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने फूंक दिया है बड़ा बिगुल। और असम से भी खबरें आ रही है। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर इस राज्य में लगने जा रहा है लॉकडाउन और कक्षा 8 से 8 तक के स्कूल 24 से और 9 से 12 तक के स्कूल इतने मार्च तक रहेंगे बंद। तो हर तरह की खबरें आज आपको बताने वाले हैं, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है, और बंगाल में इस बार मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां चीन रूस पर बड़ी निगाह के बीच प्रशांत महासागर में मिसाइलें तैनात करेगा अमेरिका। बता दें, चीन और रूस से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर में सैकड़ों अटैक और इंटरसेप्टर मिसाइल की तैनाती का फैसला कर लिया है दोस्तों। पेंटागन ने हिंद प्रशांत सुरक्षा कानून के तहत एकीकृत एयर एंड मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की स्थापना के लिए लगभग 9.8 करोड़ डॉलर के बजट को मंजूरी देने का संसद से अनुरोध किया है। इस रक्षा प्रणाली के जरिए अमेरिका रूस और चीन पर एक साथ निगाह रख सकेगा। अमेरिकी नौसेना के हिंद प्रशांत के मुखिया एडमिरल फिलिप एस डेविडसन ने कुछ दिन पहले ही अमेरिकी कांग्रेस यानी संसद की रक्षा मामलों की कमेटी के सामने चीन और रूस से बढ़ते खतरों से निपटने के लिए मिसाइल अड्डा बनाने के लिए मंजूरी देने का अनुरोध कर लिया था। इस योजना के तहत गुआम में एकीकृत रक्षा प्रणाली बनाई जाएगी। जी हां दोस्तों, ऐसे में अमेरिका भी ये बड़ा कदम उठाने जा रहा है प्रशांत महासागर में, और चाइना रूस की निकालने वाला है हेकड़ी। जी हां दोस्तों, इसको लेकर आपकी क्या राय है? अगर आप भी मानते हैं कि जो भी देश चाइना का दुश्मन है वो भारत का भी हितकारी है, तो ऐसे में अमेरिका को थैंक यू जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। और अगली खबर की बात करें तो यूएई का शाही परिवार तैयार कर रहा भारत और पाकिस्तान के बीच शांति का गोपनीय रास्ता। कैसे, बता दे दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच वर्षों से रिश्तों पर जमी बर्फ अब पिघलने लगी है। भारत और पाकिस्तान के दोनों ही देशों के नेता अब शांति की बात करने लगे हैं। यही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के कोरोना संक्रमित होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। इसी बीच समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग ने यह दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती का ये रास्ता संयुक्त अरब अमीरात का शाही परिवार तैयार कर रहा है। एजेंसी ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि भारत और पाकिस्तानी सेना के बीच अचानक सीज फायर को प्रभावी तरीके से लागू करने के बयान से दुनिया सख्ते में आ गई है। इसके ठीक 24 घंटे बाद यूएई के विदेश मंत्री एक दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए थे। यूएई की ओर से जारी बयान में पाकिस्तान को लेकर हुई बातचीत के बारे में संकेत दिया गया था। इसमें कहा गया था कि विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से आपसी हित के सभी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की है और विचारों का आदान प्रदान किया है। जी हाँ दोस्तों, यूएई के अधिकारियों ने
नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर हुई सहमति गुपचुप तरीके से चल रही वार्ता में मील का पत्थर थी। ये वार्ता यूएई की मध्यस्थता से हो रही है दोस्तों। एक अधिकारी ने कहा है कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच शांति की दिशा में सीज फायर बस केवल एक शुरुआत मात्र है। ये दोनों पड़ोसी देश परमाणु हथियारों से लैस हैं और अक्सर क्षेत्रीय विवाद को लेकर भिड़ते रहते हैं। ऐसे में दोस्तों क्या आपको लगता है कि ये कभी संभव हो पाएगा कि भारत और पाकिस्तान किसी भी मत पर सहमत हो पाएंगे दोस्तों? ऐसे में दोस्तों अगर आपको भी यही लगता है कि ये तभी संभव है जब पीओके का हिस्सा पूरी तरह से भारत को नहीं मिल जाता, तब तक भारत पाकिस्तान के बीच अच्छा संबंध नहीं हो सकता है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में पीओके हमारा है जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां भारतीय छात्रों की दशा को लेकर चीनी अधिकारियों के संपर्क में है हमारे भारतीय दूतावास। जी हाँ दोस्तों, 22 मार्च भारतीय दूतावास ने यहाँ सोमवार को कहा है कि वो उन हजारों भारतीय छात्रों की चिंताओं को लेकर चीनी अधिकारियों के साथ संपर्क में है जो बीजिंग द्वारा लगाए गए कोविड-19 प्रतिबंधों की वजह से अपने वतन में फंस गए हैं और चीन में स्थित विश्वविद्यालयों में वापस नहीं आ पा रहे हैं। चीन में 4.5 लाख से ज्यादा विदेशी छात्र हैं, जिनमें से 23,000 से अधिक भारतीय विद्यार्थी भी शामिल है, जिनमें से अधिकतर भारी शुल्क देकर चीन के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर नवाज की बेटी मरियम नवाज बोली शरीफ का विजन देखो, मोदी जी घर तक चले आए। जी हाँ दोस्तों, बता दें नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने रविवार को इमरान खान की सरकार पर हमला बोलने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक का सहारा ले लिया दोस्तों। मरियम नवाज लाहौर में PMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के युवा सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। नवाज शरीफ अभी लंदन में रह रहे हैं और मरियम नवाज PMLN का नेतृत्व खुद ही कर रही हैं। इस सम्मेलन के संबोधन में मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ का विजन तो देखो, वाजपेयी और मोदी जी तक को घर चलकर आना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, अपनी पार्टी के युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ की हिम्मत देखो, इमरान खान पनामा लाए लेकिन मेरे पिता झुके नहीं। नवाज शरीफ डटा रहा, पनामा लाने के बाद इस्तीफा देने को कहा। नवाज शरीफ ने ना इस्तीफा दिया और ना ही घर गए। नवाज शरीफ ने अवाम का परचम बुलंद रखा, जब कुछ नहीं चला तो झूठे मुकदमे में फंसाया। ये होता है अवाम की इज्जत को तवज्जो देने वाला प्रधानमंत्री, ये होता है तारीख की धारा मोड़ने वाला प्रधानमंत्री। अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में पाकिस्तान में बस गए थे, तब नवाज शरीफ ही प्रधानमंत्री थे। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अचानक से पाकिस्तान चले गए थे। प्रधानमंत्री मोदी तब अफगानिस्तान गए थे और वहीं से लौटते वक्त इस्लामाबाद उतर गए थे। उस दिन नवाज शरीफ का जन्मदिन था, तब हर कोई हैरान रह गया था। प्रधानमंत्री मोदी नवाज शरीफ के घर गए थे और उनकी मां के लिए साड़ी भी ले गए थे। हालांकि इस दौरे से दोनों देशों के संबंधों पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। बाद में आतंकवादी हमले हुए तो विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया और पाकिस्तान दौरे की आलोचना की। दरअसल भारत का स्टैंड रहा था कि आतंकवाद और संवाद एक साथ नहीं चल सकता। ये बात भी अटल बिहारी वाजपेयी ने ही की थी। जी हाँ दोस्तों, वाजपेयी जी के दौरे के बाद पाकिस्तान ने करगिल पर हमला कर दिया था। तब जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के सेना प्रमुख थे और उन्होंने करगिल पर हमले में अहम भूमिका अदा की थी। इधर प्रधानमंत्री वाजपेयी और नवाज शरीफ में वार्ता चल रही थी और दूसरी तरफ पाकिस्तान करगिल में घुसपैठ कर अहम ठिकानों पर कब्जा कर रहा था। ऐसे में दोस्तों आप साफ देख पा रहे होंगे कि मरियम नवाज ने अपने पिता नवाज शरीफ की पाकिस्तानी अवाम के सामने अच्छाई दिखाने की कोशिश की है दोस्तों, और मोदी जी और वाजपेयी जी का नाम लेकर के पाकिस्तानी आवाम को आकर्षित करने की कोशिश की है। जहां पर साफ कहा है कि मोदी जी भी पाकिस्तान आए थे, उनके पिताजी जब प्रधानमंत्री थे। ऐसे में दोस्तों आप इस खबर को किस नजरिए से देखते हैं, पॉजिटिव में या नेगेटिव में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और जवाब जरूर दीजिएगा मरियम नवाज को। चलते अगली खबर की तरफ, जहां चीन में जासूसी में गिरफ्तारी के 2 साल बाद शुरू हुई कनाडाई नागरिक के खिलाफ सुनवाई। जी हां दोस्तों, चीन में जासूसी के आरोप में 2 साल पहले गिरफ्तार किए गए कनाडा के एक नागरिक के खिलाफ अब जाकर अदालत में सुनवाई शुरू हुई। कनाडा में दिग्गज चीनी टेलीकॉम कंपनी हुआवे के एक वरिष्ठ कार्यकारी की
गिरफ्तारी के जवाब में चीन में 2 कनाडाई नागरिकों को जासूसी के आरोप में पकड़ा गया था। इन दोनों के खिलाफ मुकदमों पर सुनवाई शुरू हो गई। पूर्व कनाडाई राजनयिक माइकल कोवरिंग मामले की सुनवाई बीजिंग की अदालत में सोमवार से शुरू हुई, जबकि कनाडाई उद्यमी माइकल स्पेवर के खिलाफ पूर्वोत्तर चीन के डैंग डोंग शहर की अदालत में शुक्रवार से सुनवाई प्रारंभ हुई है। दोस्तों चलते अगली खबर की तरफ, जहां भारत पाकिस्तान चीन साझा अभ्यास से जुड़ी खबर। आतंकवाद के खिलाफ शंघाई सहयोग संगठन ने की है पहल। ताशकंद बैठक में ले लिया गया है ये बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, आप इस खबर को सुनकर चौंक जाएंगे कि पाकिस्तान, चाइना और भारत एक साथ कैसे युद्धाभ्यास कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो भारत, पाकिस्तान और चीन इस साल आतंकवाद के खिलाफ साझा अभ्यास करने जा रहे हैं। ये पहल शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के तहत हो रही है। दोस्तों दरअसल भारत में आतंकवाद के लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार है और चीन उसका मददगार है। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि इन दोनों के साथ साझा अभ्यास किस स्तर तक होगा। आपको बता दें कि 8 सदस्यीय संगठन SCO की ओर से संयुक्त अभ्यास की जानकारी दी गई है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 18 मार्च को क्षेत्रीय आतंकवाद निरोधक ढांचे की परिषद यानी RATS की 36वीं बैठक में संयुक्त अभ्यास पब्बी एंटी टेरर 2021 करने का फैसला किया गया है। SCO के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने बैठक में आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ने के लिए 2022 से 2024 के लिहाज से सहयोग के कार्यक्रम के मसौदे को मंजूरी भी दे दी है। दोस्तों ऐसे में क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान, चाइना के साथ भारत कभी अपने आप को स्टेबल फील कर पाएगा दोस्तों, और इनका युद्धाभ्यास एक साथ उचित तरीके से चल पाएगा, या भारत को साफ मना कर देना चाहिए दोस्तों कि हमें चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर युद्धाभ्यास नहीं करना है। क्या कहते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा, या फिर करना चाहिए बोलना बिल्कुल मत भूलेगा। दोस्तों चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाइक करने के लिए। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर J-20 लड़ाकू विमान को महाशक्तिशाली बनाने का चीनी सपना टूटा। अमेरिका और रूस ने दे दी ऐसी मात। बता दे भारतीय वायुसेना में राफेल लड़ाकू विमानों की बढ़ती तादाद से चीन के होश उड़े हुए हैं। इस बीच उसके J-20 लड़ाकू विमान को महाशक्तिशाली बनाने का सपना भी चकनाचूर हो गया है। चीन के इस सपने पर पानी फेरने के पीछे अमेरिका और रूस का हाथ बताया जा रहा है। दरअसल चीन अपने J-20 लड़ाकू विमान को अधिक ताकतवर बनाने के लिए यूक्रेन की इंजन निर्माता कंपनी मोटर सिच पर कब्जा करने के फिराक में था। मोटर सिच दुनिया की जानी मानी विमान इंजन निर्माता कंपनी है। इस कंपनी ने रूसी MI हेलीकॉप्टर, एंटोनोव एयरक्राफ्ट सहित कई विमानों के लिए इंजन बनाए हैं। इस कंपनी के बने इंजनों को भारतीय वायुसेना भी अपने हेलीकॉप्टरों और एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करती है। चीन को अपने इस स्टील्थ फाइटर जेट को ताकतवर बनाने के लिए एक शक्तिशाली इंजन की तलाश थी। चूंकि लड़ाकू विमानों के इंजन की तकनीकी बहुत जटिल होती है और चीन के पास ऐसा कोई इंजन नहीं है जो J-20 को उतनी ताकत दे सके जितना ड्रैगन चाहता है। इसके लिए चीन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक साजिश रची है दोस्तों। अमेरिका को तो पहले से ही चीन की नीयत पर शक था, तो वहीं रूस को बाद में चीन की चोरी का पता चल गया, जिसके बाद वो भी चीन के खिलाफ हो गया है दोस्तों। 2020 के आखिर महीने में ही चीन ने गोबी रेगिस्तान में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स यानी पलाफ के J-20 विमानों के साथ युद्धाभ्यास किया है। इस युद्धाभ्यास में शामिल 6 J-20 फाइटर जेट्स ने लद्दाख के पास तैनात H-6 बम वर्षक विमानों के साथ लाइव फायर एक्सरसाइज की थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चाइना की सही हेकड़ी निकालने वाले हैं अमेरिका और रूस। जी हाँ दोस्तों, क्या कहते हैं इस खबर को लेकर बताइएगा जरूर अपनी राय। अगली खबर की बात करें दोस्तों तो बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों के कैंप में लगी भीषण आग, सैकड़ों शिविर जलकर हुए खाक, हजारों लोग हो गए बेघर। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के उत्तरी हिस्से में स्थित रोहिंग्या शरणार्थियों के कैंप में सोमवार को भीषण आग लग गई, जिससे सैकड़ों शिविर जलकर खाक हो गए, जिसके कारण हजारों लोगों को बेघर होने पर मजबूर होना पड़ा है। इस बात की जानकारी अधिकारियों और गवाहों ने दी है। ये आग कॉक्स बाजार जिले के बालूखली कैंप में शाम के समय लगी है। अगली खबर की बात करें तो अलास्का वार्ता फेल होने के बाद चीन
और रूस ने अब तेज कर दी है लामबंदी। सरगई लावरोव बीजिंग यात्रा पर पहुंच गए। बता दें अमेरिका और चीन के बीच अलास्का में हुई उच्च स्तरीय बातचीत के फेल होने के बाद अब चीन ने रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव की सोमवार से शुरू हुई बीजिंग यात्रा का प्रोफाइल बढ़ा दिया है। चीन के कूटनीतिक विशेषज्ञों ने अब खुलकर कह डाला है कि अलास्का वार्ता के बाद अमेरिका और चीन दोनों अपने अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने ध्यान दिलाया है कि सोमवार को जहां अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन नाटो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन विदेश मंत्रियों के साथ बैठक के लिए ब्रसेल्स जा रहे हैं, तो वहीं रूस के विदेश मंत्री लावरोव बीजिंग में चीनी नेताओं से बातचीत शुरू कर रहे हैं। विश्लेषकों ने लावरोव की यात्रा को रूस और चीन के बीच मजबूत हो रही अमेरिकी विरोधी लामबंदी का हिस्सा माना है। चलता अगली खबर की तरफ, जहां फिलीपींस के क्षेत्र में दिखे 200 से ज्यादा चीनी जहाज। घुसपैठ से इनकार कर ड्रैगन बोला हवा से बचने के लिए गए थे हम लोग वहां। जी हां दोस्तों, दुनिया के कई देशों से पंगा लेने के बाद अब चीन फिलीपींस में भिड़ रहा है। दोस्तों, फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर के उसके नियंत्रण क्षेत्र वाले रीफ में चीन के 200 से अधिक जहाज दिखने का दावा किया है। साथ ही चीन से साफ शब्दों में कहा है कि वो इस घुसपैठ को तुरंत रोके और जहाजों का बेड़ा यहाँ से हटाए। इस पर अब चीन का जवाब आ गया है। दोस्तों, चीन ने कहा है कि खराब मौसम के कारण ये जहाज रीफ तक पहुंच गए थे। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने मामले पर संवाददाताओं से सोमवार को कहा है कि विट्सन रीफ दक्षिण चीन सागर में मुख्य द्वीप समूह में से एक है, जो स्प्रेटली द्वीप समूह का हिस्सा था, जिस पर चीन पूरी तरह दावा करता है। हुआ ने कहा कि हाल ही में समुद्र की स्थिति के कारण कुछ चीनी फिशिंग बोट्स ने हवा से बचने के लिए विट्सन रीफ के पास शरण ली थी। मुझे लगता है कि एक असामान्य बात है और उम्मीद है कि सभी पक्ष इसे तर्क संगत रूप से देख सकते हैं। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के विरोध में सड़कों पर उतरे डॉक्टर। सेना के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। बता दे, म्यांमार में पिछले महीने हुए सैन्य तख्ता पलट के बाद से प्रदर्शनों का दौर जारी है। रविवार को तख्ता पलट के विरोध में व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन के हिस्से के रूप में डॉक्टरों और हेल्थ केयर वर्कर्स ने देश के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले में प्रदर्शन किया। दोस्तों, हालांकि इस दौरान सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई तो नहीं की, लेकिन देश के एक अन्य हिस्से में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनों को काबू करने के लिए हिंसा का सहारा लिया है। दोस्तों, प्रदर्शनकारियों पर की गई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। दोस्तों, ऐसे में आप लोग क्या सुझाव देंगे दोस्तों, किस प्रकार से म्यांमार की ये तख्ता पलट को दोबारा से तख्ता पलट कर देना चाहिए? दोस्तों, क्या कहते हैं आप लोग, किस प्रकार से ये संभव है, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें तो अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। बैन पर ट्विटर फेसबुक को देंगे जवाब। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर लौटने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस बार वो अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले हैं। ट्रंप के सोशल मीडिया पर लौटने की जानकारी ट्रंप के पुराने सलाहकार और प्रवक्ता जेसन मिलर ने दी है। दोस्तों, फॉक्स न्यूज से बातचीत के दौरान मिलर ने कहा है कि ट्रंप अगले 2-3 महीनों में सोशल मीडिया पर वापसी कर सकते हैं। क्या दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का लिया गया ये कदम सही मानते हैं आप लोग? हाँ या ना बोलिएगा जरूर। एक और खबर की बात करें तो अमेरिका में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल का आया डेटा 79 से 100% तक प्रभावी है। दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो रूस अमेरिका की लड़ाई ने भारत की दुविधा बढ़ा डाली। एक पक्ष चुनना आसान नहीं है भारत के लिए। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। 17 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी व्लादिमीर पुतिन को किलर कह दिया था, जिसके जवाब में पुतिन ने अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया और अमेरिका को जमकर खरी खोटी सुनाई है। दोस्तों, लेकिन जिस प्रकार से चाइना और रूस के बीच में कट्टर की दुश्मनी चल रही है दोस्तों, इसी बीच भारत बीच में अपने आप को फंसा हुआ मानता है और भारत किसी एक देश को चुनने के लिए काफी ज्यादा मुश्किलों में फंसा है दोस्तों, क्योंकि रूस भारत का ऐसा दोस्त माना जाता है जिसने हर मुश्किल घड़ी में भारत का साथ दिया है। तो वहीं अमेरिका भी आर्थिक दोस्त कहा जाता है भारत का दोस्तों, लेकिन अब ऐसा समय है जहां पर अमेरिका और रूस आपस में भिड़े हुए हैं और ऐसे में भारत एक डिसीजन लेना यानी किसी एक देश को चुनने के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता
दिखाई दे रहा है दोस्तों। आप भारतीय नागरिक होने के नाते इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों कि अगर भारत के सामने एक दुविधा हो कि अमेरिका और रूस में किसको चुनना चाहिए तो आप क्या कहेंगे दोस्तों? भारत को किस देश की तरफ जाना चाहिए? कमेंट में रूस या अमेरिका जरूर लिख दीजिएगा। एक और खबर की बात करें ऐसे में तो 6 में से 5 नगर निकायों पर भाजपा का बड़ा कब्जा। मोदी बोले थैंक यू गोवा। जी हाँ दोस्तों, गोवा में नगर निकाय चुनाव के नतीजे सोमवार को जारी कर दिए गए। यहाँ पणजी नगर निगम समेत 6 नगर पालिकाओं के चुनाव हुए थे। 6 नगर पालिकाओं में से सीसीपी और कैना कोना कोरचारम केकोरा, इसी प्रकार से इन 6 नगर पालिकाओं में चुनाव हुए। इन 6 नगर पालिकाओं में से 5 में से भाजपा का कब्जा हो गया। वहीं पणजी नगर निगम में 30 में से 25 वार्डों में जीतकर भाजपा ने यहाँ भी कब्जा कर लिया, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके थैंक यू गोवा बोला। अगर आप भी खुश हैं दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू गोवा आप भी जरूर लिख दीजिएगा। अगली खबर की बात करें तो असम में गरजे अमित शाह, कहा घुसपैठ उग्रवाद और बाढ़ से भाजपा ही कराएगी आजाद। जी हाँ दोस्तों, असम में भी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक दल लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार यानी 22 मार्च को कहा है कि केवल भाजपा ही असम को घुसपैठ उग्रवाद और बाढ़ के खतरों से मुक्त करा सकती है। क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा जरूर। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आज पूरी टीम के साथ पहुंचेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त, उप चुनाव आयुक्त बंगाल पहुंचेंगे आज। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो दिल्ली के एलजी को ज्यादा पावर देने वाला बिल लोकसभा में पास हो गया है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है इस बिल के लागू होने के बाद। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही अगली खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कोरोना से जुड़ी खबर, कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल 24 से और 9 से 12 तक के स्कूल 31 मार्च तक के लिए बंद रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये बड़ा फैसला ले लिया है। ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और